देखो आज हमें जो करना है वो करना है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट कहने का मतलब कि इसके लिखे सेक्शन 56 टू 10। ठीक है। और क्लियर क्यों नहीं हो रहा है ये? अगर ये ऐसी दिक्कत करेगा तो हम नहीं खेलते भाई, है ना। सेक्शन सेक्शन 56 टू 10 मतलब इसका कहने का ये है। हाँ भाई, अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको गिफ्ट मिला है तो उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको गिफ्ट मिला है तो उसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कितने तक गिफ्ट एग्जम्प्ट रहेगा, कितने के बाद टैक्सेबल होगा, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे सपोज करो तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हारा क्या है? बर्थडे है। तो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें क्या क्या मिल सकता है? या तो देखो, फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त होगा जो एनवलप के अंदर क्या करेगा, 100 रुपए रखेगा और तुम्हें पकड़ा देगा। ठीक है। एक दोस्त होगा जो तुम्हारे लिए मार्केट घूमेगा और एक गिफ्ट खरीदेगा और वो दे देगा। और एक दोस्त होगा जो तुम्हें बोलेगा एक काम कर, तू जो है ना, मेरा 100 गज का प्लॉट है। 100 गज का क्या है? प्लॉट है, वो ले ले। 100 गज का प्लॉट है तो क्या कर ले? वो ले ले। समझ गए? तो तुम्हारे 3 दोस्त हैं। अब ये बताओ सबसे बढ़िया दोस्त कौन सा है? तीसरा वाला है। ठीक है। चलो तीसरे वाला कहते हैं ये है ही नहीं कोई। ठीक है, माना ऐसा दोस्त एक्चुअल में होगा नहीं जो बर्थडे पे 100 गज का प्लॉट दे दे। पर इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है? अच्छा, अगर 100 रुपए से ज्यादा है, इस गिफ्ट की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो ये वाला बढ़िया है, और नहीं तो ये वाला बढ़िया। पर ये भी तो देखो यार, देखो इस बंदे ने क्या किया, सीधा 100 रुपए लिफाफे में डाले और तुम्हें पकड़ा दिया, भाई मिलने अपनी ड्यूटी खत्म कर ली। अब ये जो बंदा है ये मार्केट घुमा होगा, तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा होगा कि भाई क्या चाहिए भाई को अपने, क्या चाहिए अपने दोस्त को, है ना। फिर चाहे 100 रुपए का, 200 रुपए का, 50 रुपए का, जितना भी उसका बजट था, उसने गिफ्ट खरीदा, फिर उसको बढ़िया पैक किया, फिर तुम्हारे सामने आया, ये ले भाई, भाई खुश होगा, भाई खुश होगा। तो बताओ कौन सा बढ़िया? गिफ्ट बढ़िया है। ठीक है, यही वाला दोस्त हम बढ़िया मान लेते हैं। ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि अब हमें ये देखना है कि एक जने ने तुम्हें कैश दिया, एक जने ने तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दी, कोई दी प्रॉपर्टी, पर कौन सी नहीं, और एक ने दी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक ने क्या दी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये बताते हैं होता क्या है ये। तो एक तो कैश हो गया, कैश हो गया, चेक हो गया, एक ही बात है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, कहने का मतलब मैंने यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ काइंड। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? काइंड। काइंड का मतलब कोई चीज दी है। ठीक है। पर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा, इसलिए लिखा है क्योंकि आगे इसको डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो इसको मैं कह रहा हूँ काइंड। क्या दिया है? एक ने कैश में दिया, एक ने काइंड में दिया है, और एक ने क्या दे दी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग दे दी, जिसको मूव नहीं कर सकता हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, लैंड बिल्डिंग दे दी। तो कितने लिमिट तक ये दे सकते हैं, कितने तक ये दे सकते हैं, कितने तक ये दे सकते हैं, क्या लिमिट है, अब हम वो पढ़ेंगे सारी चीज। ठीक है, पहले समझ गए। अगर तुम्हें ये चीजें मिली हैं तो ये गिफ्ट में आएंगे, और ये कौन से हेड में टैक्स होंगे? अब ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के, कौन से हेड में टैक्स होंगे ये?
बताओ जरा, कौन सा हेड में होने चाहिए टैक्स? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ होना चाहिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होना चाहिए ना। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमेशा कौन से हेड में टैक्स होंगे? अदर सोर्सेज। ठीक है, क्लियर? थोड़ा ज्यादा हो गया ये मोटा, इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर ली जाए, इस पॉइंट तक। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल इनकम रहेगी, नॉर्मल इनकम ही तो होगी है ना। अच्छा अब देखो पहला वाला देखो, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन शैल बी टैक्सेबल एंड द गिफ्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कहता है गिफ्ट जो है टैक्सेबल रहेगा, लिमिट कितनी रहेगी वो बताते हैं। गिफ्ट कहता है 3 तरीके का हो सकता है, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, पैसों में गिफ्ट दिया, पैसों का गिफ्ट दिया तुम्हें, कैश में दिया, चेक में दिया है। गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया है जो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा। और तीसरा गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। अब जैसे देखो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला है गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी। ये कहता है, देखो जरा एक बार पढ़ो इसको, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम वन और मोर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल सच गिफ्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर exceeds 50,000 rupees, the whole of the aggregate value of such sums shall be taxable under the head other sources, but if the aggregate value is up to 50,000, entire amount shall be exempt from income tax। ठीक है, ये एक कोई तुम्हारा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, ठीक है, सपोज ये है मिस्टर एक्स। ठीक है, आपको इनकी ITR भरनी है, तो इनको जो है, एक दोस्त है इनका मिस्टर ए, एक दोस्त है मिस्टर बी, और एक दोस्त है मिस्टर सी। ए बी सी 3 दोस्त हैं। इसने इनको दिया 15,000 रुपए, इसने इनको दिया 16,000 रुपए, और इसने इनको दिया 15,000 रुपए। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 46,000। टोटल कितना मिला इसको? ये एक साल की बात हो रही है, ठीक है, पूरे साल की बात हो रही है। टोटल अमाउंट कितना? 46,000। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक साल में अप टू 50,000 रिसीव कर रहा है, गिफ्ट कैश गिफ्ट अप टू 50,000, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट, मतलब कोई टैक्स नहीं। तो ये 50,000 तक ही है, कितना है? 46,000 है, यानी ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर अगर सपोज करो एक मिस्टर डी भी है इसमें, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 5,000 दे दिया इसको, इन्होंने क्या दे दिया? 5,000 दे दिया। अब अमाउंट कितना हो गया? अब कितना अमाउंट हो गया? 51,000 हो गया टोटल। अब जैसे ही ये 50 से ज्यादा गया, तो सारा का सारा अमाउंट कितना हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल होगा, कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा? 51,000। टैक्सेबल कौन सा अमाउंट होगा? 51,000। मतलब अगर 50,000 तक है तो सारा एग्जाम्प्ट, 50,000 से ज्यादा है तो सारा टैक्सेबल। समझ गए? 51,000 का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 50,000 तक होता तो सारा एग्जाम्प्ट। तो मतलब अब तुम समझ लो कि गलती से भी 50 के थोड़ा सा ज्यादा मत लेना। अगर कोई दे भी रहा हो तो बोलना भाई नहीं, तू रहने दे, तू दोस्त नहीं तू दुश्मन है। हाँ तू दोस्त नहीं तू दुश्मन है तू जानबूझ के दे रहा है। हाँ वैसे तो होगा, ब्लैक में बताएगा कौन, डिपार्टमेंट को कौन बताने जाएगा भाई ये देख मैंने ना 51,000 पे दे दिया टैक्स गिफ्ट यार कैश में।
है ना, वो तो जेब में रख के बात करता हूँ, है ना। तो ठीक है, फिर भी प्रोविजन है तो है, तुम्हें अगर कैश में गिफ्ट मिला है 50,000 से ज्यादा का, तो भैया सारा का सारा टैक्सेबल। बताया नहीं, किसी को पता ही नहीं लगने दिया। ऐसे ही होता है वैसे तो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होगा, ये तो खाली हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यार तुम्हें अगर 60,000 रुपये मिल जाए, तुम जाओगे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, देखो जी मेरे 60,000 का कैश गिफ्ट मिला था मुझे, इस पे टैक्स बता दो कितना देना है, लेके आया हूँ मैं सारे पैसे, ये लो जितना तुम्हारा बनता है, ऐसा करोगे? ये यूं बोलोगे 60,000 रुपये मिले थे जी मुझे, ये लो 60,000 रुपये, अब जितना मेरा बनता है मुझे दे दो, बाकी जो तुम्हारा है वो रख लो। फिर वो बोलेगा अब काम करे सारा टैक्सेबल, अब तूने मुझे दे दिया गिफ्ट, ठीक है। नॉर्मल इनकम पे जो बनेगा, भाई देखो अगर तुम्हारी और इनकम है ही नहीं, और इनकम तुम्हारी कुछ नहीं है, खाली 51,000 रुपए है, तो पहले 3 लाख रुपए तक तो लिमिट होगी होगी ना, वहां पे तो कोई टैक्स नहीं बनेगा, फिर उसके ऊपर जो बनेगा वो बनेगा। बट यहाँ पर हम इनकम निकाल रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी बनेगी, टैक्सेबल जो रहेगी वो कितनी इनकम है, पूरा का पूरा 51,000 रुपए। समझ गए? क्लियर? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, कौन सी इनकम? नॉर्मल इनकम। क्लियर? मतलब अगर 50,000 से कम है तो पूरा एग्जाम, 50,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल। फिर ये नहीं देखना कि 50 तक एग्जाम था, एक ही तो बढ़ा है, खाली 1,000 रुपए के ऊपर टैक्स दो ना, पूरा 51,000 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? हाँ सीधा पूरा टैक्स अप टू 50,000 है। अब कुछ भी बढ़े और ना दिखाए अलग बात है, पर जो लिखा है वो लिखा है कि भाई अगर 50,000 से ज्यादा है, अगर 50,000 क्रॉस कर गया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, बात है। हाँ, तो कैश वाला समझ आ गया? मतलब अगर तुम्हें 50,000 गिफ्ट मिल गया और किसी दोस्त को पता चल गया इसको 50 मिले हैं, और दुश्मन होगा तो वो 2,000 रुपये जरूर दे देगा कि भाई ये ले तू 2,000 और पकड़। गूगल पे कर देंगे, सही बात है, ये ले। पर ये पैसे कब मिलना चाहिए? विदाउट कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब तुमने बदले में कुछ ना दिया ना कुछ किया, तुम्हें मिल गया। भाई जैसे सपोज करो अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो मेरे को फीस दे दो, तो गिफ्ट थोड़ी ना है, वो तो फीस होगी ना। ऐसे ही दे दो, भाई काम है ये ना यार, मेरे जेब में 50,000 पड़े हैं, ये ले पकड़ लो, किसी को भी, दोस्त को, ठीक है। ठीक है, दोस्त को नहीं तो चलो गर्लफ्रेंड को तुम दे ही देते हो भाई साहब, साल में मिला मुला के वैसे 50,000 जाओ चला जाता होगा, है ना। पर तुम वो चीज देते होंगे जो, अभी बात करते हैं काइंड की भी बात करते हैं, पहले कैश वाला समझ आ गया कि अगर किसी से तुम्हें कैश में गिफ्ट मिला है, किसी दोस्त से तुम्हें कैश में गिफ्ट मिला है, 50,000 तक मिला है तो एग्जम्प्ट, और 50,000 ज्यादा मिला है तो सारा का सारा टैक्सेबल। अब आते हैं दूसरा, अब दूसरे केस पे आ जाओ, है कैसे? अब मिलेंगे तो क्यों नहीं, खैर भाई देखो, मिलेंगे क्यों नहीं, ठीक है, कल को तुम्हें ही मिल जाए, तुम दे देना। दूसरा किसका है? गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल, इमूवेबल। देखो इसने यहां पे क्या लिखा है, गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी ना। अब देखो इसने यहां पे एक वर्ड जोड़ दिया है, एनी प्रॉपर्टी। कौन सा वर्ड जोड़ दिया है? एनी प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी लिखा है तो प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, है ना। क्योंकि या तो ये लिखता कि गिफ्ट ऑफ एनी अदर थिंग्स अदर देन कैश एंड इमोल प्रॉपर्टी, तब तो सारी चीजें आ जाती, है ना। गिफ्ट ऑफ एनी काइंड लिख लेता, तब तो सारी चीजें आ जाती, पर इसने क्या लिखा है? गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो इसी के अगले पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो कुछ चीजें इसमें लिखी है ना, प्रॉपर्टी में सिर्फ यही आएंगी। कहने का मतलब
अभी बताता हूँ, मीनिंग ऑफ द कैपिटल एसेट्स ऑफ द एसएससी, नेमली देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये कैपिटल एसेट्स जो कौन कौन से हैं, इमोल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स और सिक्योरिटीज किसी को गिफ्ट करोगे, ज्वेलरी किसी को गिफ्ट करोगे, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन किसी को गिफ्ट करोगे, ड्राइंग्स होगी, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, एनी वर्क ऑफ आर्ट हो गया, और बलियन हो गया, ठीक है। बलियन का मतलब क्या हो गया, जो बिस्किट होते हैं, जो एटीएम जैसे होते हैं ना वो सोने के, हाँ, जो प्योर होता है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो बलियन में आता है ना, और बाकी ऊपर ज्वेलरी तो आ ही गया है। मतलब अगर ये चीजें किसी को गिफ्ट करोगे तो वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ रहा है। इसका मतलब गिफ्ट वाला प्रोविजन खाली इन चीजों पे लगेगा। इसके अलावा जैसे तुमने मोबाइल फोन दे दिया, बाइक दे दी, स्कूटी दे दी, और एसी दे दिया, फ्रिज दे दिया, ये दे दिया, तो ये गिफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। समझ गए? ये जो चीजें हैं भाई, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन मतलब जैसे पुराने जमाने की कोई चीजें पड़ी हैं, है ना, किसी का तलवार पड़ी है, किसी का धनुष पड़ा है, या कोई भी चीज है, ऐसी चीजें, अगर ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ ये चीजें कहाँ आएंगी, प्रॉपर्टी में आएंगी। इसके अलावा कोई भी चीज, लेट हो गया है, ये दे दो उसको, बोलो इस पे पैकिंग, ओके ओके, ठीक है, समझ गए? मतलब अगर ये चीजें तुम गिफ्ट करते हो तो टैक्सेबल है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चीज गिफ्ट करते हो तो फिर देखना ही नहीं है, वो सीधा एग्जाम है, ठीक है। जैसे अगली लाइन में लिखा भी है, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी इट विल नॉट बी टैक्सेबल, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, वॉच एंड मोबाइल फोन्स। समझ गए? क्लियर? देखो पता हुआ क्या, एक चैप्टर आएगा जैसे कैपिटल गेन, एक चैप्टर कौन सा आएगा, कैपिटल गेन। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि आपने कोई एसेट्स बेचा है, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल एसेट्स बेचा है अगर, ठीक है, कौन सा एसेट, कैपिटल एसेट्स। सपोज एक आपकी लैंड और बिल्डिंग थी, कोई आपका लैंड बिल्डिंग थी, ठीक है, इसमें अगर ये थी 50 लाख रुपए की आपने खरीदी थी, ये क्या खरीदी थी, 50 लाख की खरीदी थी, ये आपने कुछ साल बाद जो है बेच दी, कितने की, 1 CR की, कितने की बेच दी, 1 CR की। तो आपका अभी कैपिटल गेन कितना निकल रहा है भाई, 50 लाख की बेची थी, 50 लाख की खरीदी थी, 1 करोड़ की बेच दी, तो गेन कितना हो गया, 50 लाख गेन हो गया। अब क्या होता है कि एक सपोज आपने 2 एसेट्स बेचे, एक एसेट्स में लॉस है, दूसरे में गेन है, ठीक है, तो दोनों का आपस में एडजस्ट करके जो नेट निकलेगा उस पर टैक्स देना है। अब यहां पर क्या कर दिया, लैंड बिल्डिंग बेची, 50 लाख रुपए का गेन हो गया, वहीं आपने दूसरा एसेट्स बेचा, अगर हम मान लेते हैं मोटर कार, मोटर कार आपने खरीदी थी, सपोज करो 50 लाख की गाड़ी थी आपकी कोई, आपने 5-6 साल बाद, जिस साल में आपने बिल्डिंग बेची है उसी साल में ये कार भी बेच दी। अब क्या कार ज्यादा की बिकेगी, कम की बिकेगी, जाहिर सी बात है कम की बिकेगी। सपोज कार आपकी बिकी खाली 8 लाख रुपए की, कार कितने की बिकी, 8 लाख रुपए की, तो लॉस कितने का हो गया, वैसे देखा जाए तो 42 लाख रुपए का। तो लोग क्या कर रहे थे भाई साहब, ये 42 लाख रुपए जो है लैंड और बिल्डिंग के साथ एडजस्ट कर रहे थे, समझ गए, उसके साथ एडजस्ट किया, 42 लाख का यहाँ से लॉस, 50 लाख का वहां से गेन, बाकी नेट बचा 8 लाख, 8 लाख रुपए की टैक्स दे दिया। ऐसे में गवर्नमेंट क्या हो गई, तो लॉ मेकर परेशान कि भाई ये तो दिक्कत वाला काम है। ये तो वो चीजें हैं जो हमेशा ही लॉस में बिकेंगी, गाड़ी हमेशा लॉस में बिकेगी, मोबाइल फोन हमेशा लॉस में बिकेगा, कोई और मशीनरी है वो हमेशा लॉस में बिकेगी, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन चीजों को जो है कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, इन चीजों को क्या कर दिया, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया कि भाई इनको बेचोगे भी तो गेन भी नहीं लगेगा, छोड़ो, अब गेन वैसे होगा भी नहीं, गेन भी नहीं लगेगा, तो इनको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब लॉ मेकर ने क्या कर दिया, वही जो डेफिनेशन वहां कैपिटल गेन में है वही डेफिनेशन गिफ्ट में भी फेल दी, समझ रहे हो, गिफ्ट में भी सेम डेफिनेशन लिख दी कैपिटल एसेट्स लिख के। तो वैसे हो क्या सकता था कि इसमें जो है कैपिटल एसेट्स का कोई काम था नहीं गिफ्ट वाले में, है कि नहीं, पर वही डेफिनेशन है, बढ़िया है,
लोगों का फायदा है इसलिए लोग चुप है, अगर नुकसान होता तो रोते, लॉ मेकर चेंज करता। अब लोगों का फायदा है, लोग चुप है, लॉ मेकर चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? ये लॉजिक था ये वाली डेफिनेशन का, वो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में था, और गिफ्ट में भी वही आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक है मिस्टर एक्स, इसका एक फ्रेंड है मिस्टर वाई। अब मुझे ये बताओ, मिस्टर वाई ने, पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, जो अभी हम अदर प्रॉपर्टी वाला बोल रहे हैं, उसमें कितनी लिमिट है पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं। उसमें भी लिमिट वही है, इफ एनी पर्सन if any person has received gift of any property other than immortal property without consideration and the aggregate fair market value of such property received during a particular year exceeds 50,000, it will be taxable under the head other sources. If the aggregate value of such properties is up to 50,000, it will be exempt from income tax. पहले कैश वाले में क्या बोला था आपने, सबका एग्रीगेट लेना है, यही बोला था ना कैश वाले में भी, भाई मेरे 10 दोस्त हैं, मैंने 10 दोस्तों से मिला के देखना है कितना कैश गिफ्ट मिला है मुझे, अगर 50,000 ज्यादा है तो सारा टैक्सेबल। ठीक है, काइंड में भी वही है। अब काइंड में कैसे पता चलेगा, गिफ्ट का मतलब फ्री में मिलेगा, गिफ्ट का मतलब तो फ्री में मिलेगा ना। भाई सपोज आपको कोई ज्वेलरी मिली है, आपको क्या मिली है, कोई ज्वेलरी मिली है, आपके दोस्त ने आपको ज्वेलरी दी है, आपके सपोज करो एक दोस्त ने आपको 45,000 की दी है और एक ही से मिली है, पहला एग्जांपल यही मान लेते हैं, तो टैक्सेबल की एग्जाम एग्जेम्प्ट अप टू 50,000। एक दोस्त और है आपका, उसने आपको 1,000 रुपए की दी, अब कितना हुआ 46, एग्जेम्प्ट की टैक्सेबल, कितना एग्जेम्प्ट, सारा एग्जेम्प्ट। एक तीसरा दोस्त है आपका, उसने आपको 10,000 रुपए की दे दी, कितना हो गया टोटल, 56,000 रुपए हो गया। अब बताओ टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल कितना, टैक्सेबल 56,000 रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल। पर ये 56,000 क्या बोल रहा हूं मैं, ये मैं बोल रहा हूँ मार्केट वैल्यू। भाई गिफ्ट दोस्त आपको फ्री में देगा ना, ये थोड़ी बोलेगा कि 56,000 दे फिर भी गिफ्ट है, ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। तो देखो मार्केट वैल्यू देखी जाएगी उस एसेट्स की, उस प्रॉपर्टी की जो आपको मिल रही है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 50,000 से ज्यादा है तो सारा का सारा टैक्सेबल, और नहीं तो एग्जाम्प्ट। ठीक है, अच्छा दूसरा केस इसमें क्या बन सकता है, भाई सपोज करो आपको कोई गिफ्ट मिला है, कोई चीज मिली है, कोई ज्वेलरी मिली है, सपोज करो ये मार्केट में तो 50,000 की है, पर आपको मिली है खाली 40,000 रुपए में, आपको मिली है 40,000 रुपए में, पर अभी क्या है 50,000 तक की लिमिट है तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट में है 60,000 रुपए की, मार्केट में है 60,000 रुपए की, और आपको मिली है 40,000 रुपए की, अब बताओ अब क्या होगा, है टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, अगली लाइन पढ़ो पहले उसके बाद बताता हूं। इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शेल बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 aggregate fair market value as exceeds such consideration shall be taxable under the head, further it will be considered as a normal income। ठीक है, कहने का मतलब हमने क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए की, आपको मिला कितना 40,000 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू हमारी है 60,000, है ना, और यहाँ पर हमें कंसिडरेशन कितना मिला है, कंसिडरेशन हमें मिला है सिर्फ 40,000। तो अब इसमें जो डिफरेंस है देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 60,000 और कंसिडरेशन कितना मिला हमें खाली 40,000। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू एक्सेस ओवर हो रही है किससे, जो एक्चुअल कंसिडरेशन है उससे, वो हमारा क्या बन जाएगा, गिफ्ट बन जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, 20,000 हमारा गिफ्ट बन जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर मैं आपको ये बोल रहा था, सपोज आपका एक दोस्त है मिस्टर एक्स, आपका एक दोस्त है मिस्टर एक्स, और आप हो मिस्टर पी मान लेते हैं। ठीक है, अब आपके दोस्त ने आपको क्या करना है, कैश देना है गिफ्ट में 1,00,000 रुपए, तो टैक्सेबल की एग्जाम, टैक्सेबल। आप क्या बोलोगे, मत करियो, तू एक काम कर, तू मुझे 1,00,000 वाला मोबाइल फोन दे दे, मैंने मोबाइल फोन ही लेना था, तू मुझे 1,00,000 रुपए का सीधा को सीधा मोबाइल फोन दे दे, तो आप टैक्सेबल की एग्जाम,
एग्जाम्प्ट क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन जो है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है, वहां से उसको बाहर कर दिया है। क्लियर हो गया? तो मतलब अब क्या करोगे आप? मतलब कहने का ये है कि अगर आपको आपके दोस्त ने 2 लाख रुपए कैश दिया तो सारा का सारा टैक्सेबल। 8 लाख रुपए की गाड़ी दे दो, एग्जाम। देखो तुम्हारी अब ये कह रहे जी गाड़ी बेच दें अगर, तो ये कह रहे जी गाड़ी बेच दे अगर, तो तुमने क्या किया? तुम्हें 8 लाख रुपए की गाड़ी मिली, तुमने कुछ पे किया नहीं, तुम्हारे लिए कॉस्ट जीरो। तुमने 8 लाख की गाड़ी सपोज 7 लाख में बेच दी, तो तुम्हारी रिसिप्ट कितनी होगी? 7 लाख। कॉस्ट कितनी? जीरो। 7 लाख पूरा का पूरा क्या हो गया? प्रॉफिट। तो वो तुम्हारा प्रॉफिट जहां होगा वहां होगा, पर फिलहाल गिफ्ट में नहीं होगा। समझ गए? बिल्कुल बढ़ेगा। बैक वाला वो इंटरेस्ट होता है, वो बैंक वालों का अपना है, वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो बिना फ्री में थोड़ी देंगे, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। हम्म, हम्म। हाँ तो इंटरेस्ट होता है ना, वो ब्याज होता है, वो अलग चीज है। चलते हैं। अब ये दो चीजें समझ आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक पहले देखो, एक बार डाउट देखो। हाँ हाँ। तो वो तो डाउट पूछोगे ना, तो खड़े ही तो रहूंगा उस टाइम, क्या बोलूंगा? ठीक है, समझ गए? अब तीसरा है गिफ्ट ऑफ, मतलब अच्छा, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल। देखो अब जो है प्रॉपर्टी के लिए लिमिट भी कितनी की है? प्रॉपर्टी कौन सी वाली? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो पहले तो देखो इसका तो समझ ही नहीं आता, क्या 50,000 रुपए में कोई जमीन मिलती है? लैंड बिल्डिंग मिलती है आजकल? कहाँ मिल रही है? ज्यादा ही होगी, 50,000 ज्यादा ही होंगे। ठीक है, पर फिर भी इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें ऊपर जो दो थे उनसे थोड़ा सा अलग है। बताओ ऊपर क्या था? मिस्टर एक्स है, इसको कैश इसके 4 फ्रेंड से मिला है, तो चारों का मिला के देख रहे थे, 50,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। काइंड मिला है, 4 फ्रेंड से मिला है, तो चारों को मिला के देख रहे थे, 50,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब ये लैंड और बिल्डिंग में क्या सीन है कि जैसे मिस्टर एक्स है, इसको 49,000 की लैंड बिल्डिंग यहाँ से मिली है, 49 की यहाँ से मिली है, 49 की यहाँ से मिली है, 49 की यहाँ से मिली है। ठीक है, अगर हर बंदे से 49 की मिल रही है या 50 तक भी मिल रही है तो भी क्या है? एग्जेप्ट है। इसमें आपने एग्रीगेट प्रॉपर्टीज नहीं देखी, इसमें आपने देखनी है इंडिविजुअल। इसमें आपने क्या देखनी है? इंडिविजुअल। क्या देखनी है? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मतलब एक जने से 50,000 से ज्यादा की बिल्डिंग नहीं मिलनी चाहिए तुम्हें, 50,000 ज्यादा की बिल्डिंग। समझ गए? तो अगर 50,000 ज्यादा की तुम्हें बिल्डिंग मिले किसी से, तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो 50,000 रुपए की बिल्डिंग मिल जाएगी है? हाँ, पर नहीं, बिल्डिंग तो फिर भी एक ही रहेगी। मतलब ऐसा करना है कि भाई एक काम कर, 50 गज जमीन है, 1 गज तू ले, 1 गज तू ले, 1 गज तू ले, 50 गज हो जाएगी। 50 बंदे इकट्ठा करो और फिर एक एक गज जो है मुझे दे दो, ऐसे करने पड़े। तो वैसे क्योंकि ये प्रोविजन जो है ना बहुत पुराने हैं ना। 50,000 देखो, जब ये एक्ट बना था उस टाइम 50,000 बहुत ज्यादा था ना, अब तब से इतना ही है। अब तो बढ़ना, चेंज होना चाहिए था, पर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। पर लोग फिर हरामी बंदी भी करते हैं ना। लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी बेचेंगे, बोलेंगे जी बेची कहाँ है, तो गिफ्ट दिया मैंने।
कैपिटल गेन देंगे ही नहीं। सारे यही करेंगे, फिर बेचे कहाँ, गिफ्ट दिए मैंने तो, इसीलिए ऐसे रूल है। वही बात है, वो बालकनी में करोड़ों के टमाटर, है ना। तुम ये देखो जो देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो वहां मत घुसो। तो पहली बात तो अभी हमने प्रॉपर्टी की बात की, ठीक है। प्रॉपर्टी में थोड़ी सी और चीजें पढ़ते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक बंदा बेचेगा, एक बंदा खरीदेगा, तो उसकी क्या होती है, रजिस्ट्री भी होती है। उसकी क्या होती है, रजिस्ट्री भी होती है। आपने सुना होगा, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वहां रजिस्ट्री होगी, वहां हम एक टैक्स पे करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। कौन सा टैक्स पे करते हैं, स्टैंप ड्यूटी, वो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे एक बिल्डिंग है, सपोज करो एक बिल्डिंग है, हमने बोला 50,000 तक की लिमिट है, 50,000 तक कोई बंदा आपको गिफ्ट देगा, प्रॉपर्टी, इमोल प्रॉपर्टी देगा एक बंदा, तो वो क्या रहेगी, एग्जाम रहेगी। पर ये बताओ, अगर बंदे ने बोला मेरी ये बिल्डिंग है, भाई इसकी कीमत ही 50,000 रुपए है, इसकी कीमत ही कितनी है, 50,000 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर इलाके का एक सर्कल रेट जिसे बोलते हैं हम, सर्कल रेट होता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हर इलाके का अलग रेट, उसे बोलते हैं सर्कल रेट, उसे हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसपे स्टैंप ड्यूटी पे होनी है, ठीक है। तो हर एरिया का क्या होगा, एक सर्कल रेट होता है जिसे हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो उसकी वैल्यू देखी जाएगी कि भाई इस एरिया में इस मकान की वैल्यू लगभग कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। वरना तो सारे बोलेंगे भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तो 50,000 की है, भाई उससे ज्यादा है ही नहीं, सारे यही बोलेंगे, भाई ये ले गिफ्ट दे दी, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्लियर, इतना समझ आ गया। अब एक बार इसको पढ़ते हैं। If any person has received any immovable property without consideration, it will be exempt if stamp duty value is up to 50,000. But if the stamp duty value exceeds 50,000 rupees, entire stamp duty value shall be taxable under the head other sources. वही बात है, अगर 50,000 ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। Value of individual immovable property shall be taken into consideration instead of aggregate value of all such properties. Clear? If any person is selling immovable property, its conveyance deed shall be prepared in the office of the registrar, and some tax has to be paid to the state government for transferring the property, and it is called stamp duty. And the value on which such duty is charged is called stamp duty value, also called circle rate. ठीक है, a person may not disclose the right value, hence the value is determined by the state government. भाई इंसान जो है क्या करेगा, नहीं बताते सही। आजकल आज भी आप देखोगे भाई साहब, पता क्या होता है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें 20-30 लाख ही पक्के का जाता है, बाकी सारा कैश में, ऐसे ही खपा रहे हैं लोग, ठीक है। देखते हैं सर्कल रेट कितना है, सर्कल रेट सपोज 30 लाख रुपए का, तो भाई चलो 30 लाख तो दिखाना ही है, 30 लाख 31 लाख 32 लाख कितने लाख इतना दिखा दो, और बाकी सारा कैश में खपा दो, यही काम कर रहे हैं। तो कह रहे भाई बंदा सच नहीं बोल सकता, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, बंदे तब भी सच नहीं बोल रहे, ठीक है। फिर क्या कहता है, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी has been received for a consideration which is less than the stamp duty value of the property by an amount exceeding 50,000 rupees, and also stamp duty value is exceeding by more than 10% of the actual consideration, in such cases taxable amount shall be the stamp duty value of the such property as exceeded such consideration. अब देखो कहीं 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 पता क्या होता है, सपोज ये एक एरिया है ए, एक एरिया है बी, ठीक है, ये लगभग लगभग आसपास के ही एरिया में है, मिलते जुलते ही एरिया, ठीक है। जैसे ये मान लो इधर का मार्केट है, उधर का मार्केट है, दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ जो शॉप रेंट पे मिल रही है, वहां जो रेंट पे मिल रही है, दोनों में फर्क है। वहां जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, यहाँ जो होगी, दोनों में फर्क होगा ना काफी, इतने में ही। तो सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला भाई इस एरिया का सर्कल रेट है, सपोज जिस जो बिल्डिंग है जो हम बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, उसका सर्कल रेट गवर्नमेंट ने बोला भाई 1 करोड़, कितना है, 1 करोड़। अब एक्चुअल में जो यहाँ की वैल्यू है, यहाँ का तो 1 करोड़ है, यहाँ की जो वैल्यू है, ये एरिया थोड़ा वैसे ही पड़ गया, जैसे मान लो 1 करोड़ नहीं है, यहाँ की जो एक्चुअल वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, वो है सपोज करो 95 लाख, इससे ज्यादा इसको
मिलने का ही नहीं, इससे ज्यादा इसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो कंसिडरेशन कितना मिलेगा, बंदा कितना पे करेगा, खरीदने वाला कितना पे करेगा 95, सर्कल रेट कितना हो गया 1 CR। अब पहले ये देखो कम कितना मिला उसको, मतलब कम कितना पे कर रहा है वो 5 लाख पे कर रहा है। देखो एक एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड ए मोर प्रॉपर्टी फॉर ₹3 लाख बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 5 लाख, टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कितना होगा 2 लाख रुपए होगा। ठीक है, अब सपोज करो एक इमोल प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ की, कितने में सोल्ड हुई 2 CR में। ठीक है, 2 CR में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी 218 लाख, 2 करोड़ 18 लाख। बताओ टैक्सेबल कितना अमाउंट, बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना। बेचिए 2 करोड़ में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2 करोड़ 18 लाख रुपए की, बताओ। अरे 2 करोड़ 18 लाख की बेची है यार उसने, 218 लाख है ये। भाई देखो पहले ज्यादा कितना है 18 लाख ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा ही है, टैक्सेबल होना चाहिए। पर फिर गवर्नमेंट ने कितने की छूट दे रखी है 10% की, 2 करोड़ का 10% 20 लाख, 20 लाख से तो कम ही है फर्क, इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट मिल, समझ गए। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का आप 10% निकालो, 10% निकाल दिया, क्या जो कंसीडरेशन मिला है वो उस 10% का फर्क से भी कम है। मतलब कहने का ये है कंसीडरेशन कितना मिला था 2 करोड़ मिला था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी 218 लाख। अब इसका 10% निकालो, 10% का फर्क है कि नहीं है, दस परसेंट 2 करोड़ का निकालो 20 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 18 लाख, बस फर्क कितना है, फिर भी मतलब 2 लाख का 20 लाख रुपए तक माफ है, 20 लाख रुपए तक फर्क है तो माफ है, 18 लाख ये सारा का सारा नील, इस पे कोई टैक्स नहीं देगा। 10 लाख रुपए तक छोड़ दिया ना, 10% तक छोड़ दिया ना। है? तो फिर 21 लाख पूरा टैक्सेबल। हाँ, कितने मिनट की हुई है अभी? तो एक आधे क्वेश्चन कर ले, है ना। पहले इसमें एक चीज और होती है प्रॉपर्टी वाले में, एक अगला पैराग्राफ और देखो, एक्चुअल कंसिडरेशन का तुमने 10% निकाल दिया, वहां तक हो गया। ठीक है, अब आगे चलो, सपोज करो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने बोला हम बना रहे हैं फ्लैट, हम क्या बना रहे हैं फ्लैट बना रहे हैं, और ये जो है 5 साल में जो है तैयार हो जाएगा, 5 साल में क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। तो अभी जो बुकिंग करा देगा, अभी जो ले लेगा उसको सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, मिस्टर वाई ने बोला ठीक है मैं एक फ्लैट बुक करना चाहूँ, आज उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है सपोज करो 10 लाख, आज उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 10 लाख। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, और सपोज आज कितने में बुकिंग होगी, आज हमें कितना पे, और आज जो अमाउंट इनका कंसिडरेशन का अमाउंट है वो भी 10 लाख ही है, सपोज करो अमाउंट कितना है 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 10 लाख रुपए कंसिडरेशन, तो बराबर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कुछ नहीं देखना हमने। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अब सपोज करो कितने साल बाद 5 साल बाद आते हैं और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बन जाती है 20 लाख, उसकी स्टैम्प ड्यूटी बन जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बन जाती है
20 लाख। तो अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए? अब मुझे ये बताओ कि क्या वो पैसे तो 10 लाख ही देगा, क्या बाकी जो डिफरेंस है, पहले देखें 50,000 ज्यादा है, फिर देखें इसका 10% निकाला, एक्चुअल कंसिडरेशन के 10% से ज्यादा है कि नहीं है डिफरेंस जो आ रहा है, तो कितना का डिफरेंस हो गया? 10 लाख रुपए। इसका 10% में निकालेंगे तो 1 लाख रुपए। तब भी तो क्या है, दिक्कत है ना। ज्यादा ज्यादा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 11 लाख होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, तब भी सोचने की जरूरत नहीं है। पर अभी है 20 लाख रुपए। तो क्या जो बाकी का 10 लाख रुपए डिफरेंस है उस पर टैक्स ले लिया जाए? गवर्नमेंट कहती है देखो अगर ऐसा है, आपका एग्रीमेंट पहले हो रखा है, ठीक है, तो आप जो है एग्रीमेंट वाली डेट को ही मानेंगे हम, और उसी डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी उसको मानेंगे। बट ऐसा ना हो कि खाली बातों बातों में ही बातें हो गई। आपने कुछ एडवांस भी दिया होना चाहिए ना, या कुछ एडवांस भी तो दोगे। वो एडवांस आप कैश में नहीं दोगे भाई साहब, चाहे आप चेक दो, नेट बैंकिंग से करो, यूपीआई से करो, गूगल पे करो, कुछ भी करो, बट आप कैश में नहीं दोगे। वरना लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे देखो जी ये जो प्रॉपर्टी है ना, हम बेच तो आज रहे हैं, मतलब बाकी रजिस्ट्री तो आज कर रहे हैं, पर हमारी एग्रीमेंट कब हो गया था? 10 साल पहले। उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इसकी 2 लाख 5 लाख रुपए थी, आज 50 लाख है, तो हम क्या करें, हम तो 5 लाख रुपए वाली बात पे चलेंगे, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट कब हो गया था? 10 साल पहले। अब गवर्नमेंट ने बोला दिखाओ एग्रीमेंट हुआ, तो एडवांस भी दिया होगा, लोगों ने कैश की रिसिप्ट काट दी। ऐसे ही करेंगे भाई, देखो कैश आया था मेरे पास 10,000 एक दिन, 10,000 एक दिन, ऐसे ऐसे करके 20,000 50,000 जो भी है, इतना मेरे पास देखो एडवांस आया था कैश। तो ऐसे में क्या हो गया, लोगों ने इसका मिसयूज कर लिया ना, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं चलेगा भाई, आप जो पेमेंट करोगे, एडवांस पेमेंट करोगे, एडवांस पेमेंट आपको कैसे करनी पड़ेगी? बैंकिंग से ही करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, चेक काट के दो, कुछ भी करो, बट आप कैश नहीं दे सकते। तो डेट कौन सी मानी जाएगी फिर? जिस दिन आपने एडवांस में बुकिंग करा दी थी, जिस दिन आपका एग्रीमेंट हो गया था। समझ गए? तो प्रॉपर्टी के बारे में इतनी सारी चीजें होती हैं। एक बार रिवाइज कर ले दोबारा से, फिर क्वेश्चन करें। एक बार दोबारा बता दो सारी चीजें। पहली बात हमने पढ़ी थी सम ऑफ मनी, ठीक है। मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, इनका एक फ्रेंड है पी, एक फ्रेंड है क्यू, एक फ्रेंड है आर। अगर तीनों से 15 15 और 15 15 15,000 मिलते तो बताओ टैक्सेबल क्या एग्जाम? क्यों? क्योंकि 50 ज्यादा नहीं है। अब ये दुश्मन था, इसने इसको एक एस नाम का बंदा और था, उसको पता चला कि 45 मिल गए, तो उसने जहां बच के 6,000 रुपए और दे दिए। अब बताओ, सारा का सारा टैक्सेबल, क्योंकि एग्रीगेट जो वैल्यू है वो 50,000 क्रॉस कर चुकी है। सेम काइंड के लिए था, अब इसको काइंड में गिफ्ट मिले हैं, अब इसको काइंड में गिफ्ट मिले हैं, वही 3 4 जने हैं, एक से 15,000, एक से 20,000, एक से 15,000, बताओ टैक्सेबल क्या एग्जाम? कैसे? एक से 15,000, एक से 15,000, एक से 20,000, टैक्सेबल क्या एग्जाम? कैसे? हाँ, और एक जना और मिल गया इसको, इसने उसको पता चला ऐसा, तो उसे 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का और दे दिया। अब क्या हो जाएगा सारा का सारा टैक्सेबल। अब मिस्टर एक्स है, इसको कैश मिला है 45,000 और काइंड मिला है 45,000, बताओ कितना है टैक्सेबल, कितना एग्जाम? कैश मिला है 45, काइंड मिला है 45, सारा एग्जाम, सारा का सारा एग्जाम। क्लियर? मतलब यहां तक क्लियर होगी बात। अब आते हैं प्रॉपर्टी वाले पे। अब है मिस्टर एक्स, इसको एक प्रॉपर्टी ए से मिली है, एक बी से मिली है, एक सी से मिली है, एक डी से मिली है। इसकी वैल्यू 48, इसकी वैल्यू 47,
इसकी वैल्यू 51, इसकी वैल्यू 53। अब बताओ कितना टैक्सेबल कितना एग्जाम्प्ट? ऊपर के दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम पहले क्या बोल रहे थे कि अगर एक अमाउंट क्रॉस कर गया तो सारे अमाउंट में टैक्स देना पड़ेगा। क्या यहाँ भी वो रूल लगेगा कि ये दो अगर क्रॉस कर गए तो क्या इन पे भी टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, इन पे नहीं लगेगा, सिर्फ किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। क्लियर हो गया? ये दो चीजें क्लियर हो गई। 47 और 48 है ना, 50 से कम है ना, प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग वाली जो हम बात कर रहे थे, लैंड बिल्डिंग। ये किसका केस है? लैंड और बिल्डिंग का। कहाँ करिए? इंडिविजुअल देखनी है इसमें, इसमें एग्रीगेट नहीं देखना है, सारे टोटल मिला के नहीं देखना है, इसमें एक एक का देखना है, जो क्रॉस करेगा वो टैक्सेबल, बाकी एग्जाम। बस इतना सा बात है इसमें। नहीं नहीं, देखो ऊपर दो जो थे हमारे पास, उन दो में क्या था? उसमें एग्रीगेट देखना था। जैसे जैसे सपोज करो 1 से 15 मिला, 20 मिला, 15 मिला और 1 से 1 मिला, तो टोटल मिला के अगर 50 से ज्यादा चला गया तो टोटल पे टैक्स लगेगा। नहीं नहीं, 51,000 पूरे पे टैक्स लगेगा, 51,000 पे पूरे टैक्स लगेगा। नीचे वाले में ऐसा है, देखो इस 48 को छोड़ दो, 50 से कम है, ये 47 को छोड़ दो, 50 से कम है, ये 51 है, ये 53 है, 1,04,000 हो गए ना, तो 1,04,000 पे टैक्स लगेगा। ये कहना चाह रहे, समझ गए? अच्छा, अब प्रॉपर्टी में दूसरी बात क्या बोली थी हमने? दूसरी बात कौन सी बोली थी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली बात बोली थी हमने, है ना? एक कन्वेंस डीड बनती है जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो तो मैंने बता दिया था। अगर जो है एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 1 CR, ठीक है, और SDV कितनी है? 110 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। तो पहले तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 10 लाख, ठीक है। अब देखो 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन निकालो, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख, डिफरेंस कितना है? 10 लाख। डिफरेंस कितना हो गया? मतलब कितना ज्यादा है डिफरेंस? 10% से कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो ये क्या रहेगा? माफ है, इसमें कुछ नहीं माना जाएगा। अगर मानो सपोज करो ये 10% निकालने की जरूरत कब है हमें? जब पहले सपोज करो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 50,50,50,000, 50,50,000, और SDV कितनी है? 51 लाख। हाँ, एक्चुअल मतलब जो पे कर रहा है बंदा, अभी बता रहा हूँ मैं। देखो एक्चुअल कंसिडरेशन कितना दिया है? 50 लाख 50,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 51 लाख। डिफरेंस कितना है? 50,000। 50,000 का डिफरेंस है, तो 50,000 का है तो कुछ नहीं देखना फिर, ओके एग्जाम्प्ट है, चलेगा, ठीक है। अब देखो सपोज ये कितना हो जाता? ये खाली 50 लाख रहता। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 51 लाख, 1 लाख रुपए का फर्क है। अब इसका जो है 10% निकालो एक्चुअल कंसिडरेशन का, 5 लाख, ठीक है। तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कितना है? 1 लाख रुपए, और जो 10% कितना आ रहा है? 5 लाख रुपए। तो क्या 5 लाख रुपए जो हमारा 10% आया है उससे ज्यादा है ये डिफरेंस? नहीं, कम है ना, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम सारा का सारा। इतना क्लियर हो गया? पक्का है? 10% ज्यादा होना चाहिए ना डिफरेंस से, मैक्सिमम 10% तक डिफरेंस हो सकता है। मतलब मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 5 लाख तक। मतलब अगर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख तक भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये कहने का मतलब ये। अगर ये 56 लाख चली गई तो सारे के साथ 6 लाख रुपए पे टैक्स, 6 लाख रुपए पे टैक्स हो जाएगा गिफ्ट वाले इसमें, ठीक है, अदर सोर्सेज में। इतना समझ गए? पक्का? कौन दिक्कत कौन परेशानी? हाँ बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है। अच्छा, अब एडवांस वाली बात थी, एडवांस वाले में क्या सीन था भाई?
अगर बुकिंग हुई 2005 में, बुकिंग कब हुई 2005 में, पहले यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअल कंसिडरेशन कितना दिया 50 लाख, बुकिंग हुई 2005 में, उस दिन एचडीबी है 52 लाख, ठीक है। तो क्या कोई टैक्स बनेगा, गिफ्ट, क्या कोई इनकम बनेगी गिफ्ट में, कोई गिफ्ट है यहाँ पे, नहीं है ना, क्यों, पहले देखो 50,000 का फर्क है, हाँ 50,000 का फर्क है, तो होना चाहिए गिफ्ट, फिर देखो 10%, 10% तक तो ओके है, नहीं बनेगी भाई तुम्हें। अब तुम जो है रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो 2024 में, आज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बन गई इसकी 80 लाख, आज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बन गई 80 लाख, तो क्या 30 लाख रुपए का जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स पे करवाया जाए? अगर एग्रीमेंट इस डेट का है तो डेट कौन सी मानी जाएगी, एग्रीमेंट की डेट, बट आपने जो एडवांस पे किया होना चाहिए वो कैश में नहीं चलेगा भाई साहब, चेक किया हो, ऑनलाइन ट्रांसफर किया हो, यूपीआई किया हो, एनईएफटी किया हो, आरटीजीएस किया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है, चलेगा, बट कैश वाला नहीं चलेगा, समझ गए। तो अगर तुमने ऐसे एडवांस पे किया है उस डेट का तो ठीक है, यही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी, नो टैक्स, नो इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलें या है, ये तो सिंपल सिंपल चीजें थी, समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर। तो इतने ही करें, क्योंकि अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि गिफ्ट कितने का है, सीधा सारा का सारा एग्जिट, कुछ केसेस अब ऐसे हैं, गिफ्ट कितना मिला है सारा का सारा एग्जिट लगेगा, मतलब अब मैं वो जो केसेस बताऊंगा आपको उसमें सारा एग्जाम्प्ट है, चाहे तुम जितना मर्जी रिसीव कर लो कैश, ठीक है, कैश मतलब गिफ्ट जितना मर्जी मिला हो तुम्हें, चाहे तुम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दो तब भी एग्जाम्प्ट है। तो करें आगे कि आज यहीं तक रखें?